और इसमें मज़े की बात यह है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों पाए जाते हैं। आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं या जॉइंट का जिनको दर्द हम कहते हैं, वो तो उनके लिए ख़ासा फ़ायदेमंद है। ख़ासी जो है गुंजाइश मौजूद है कि आप मार्च से लेके 1 जुलाई तक इसको लगा सकते हैं और इसको लगाने के लिए ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन भी नहीं चाहिए। बाकी इसकी जो कल्टीवेशन कास्ट है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। कीड़े डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, उनके लिए थ्रेशोल्ड बहुत ही लो पॉपुलेशन है, यानी 1 पर प्लांट भी। इसकी ये है कि ज़्यादा आपने इसको पानी नहीं देना, यानी मुकम्मल ड्राई होने का इंतज़ार नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गर्मियाँ, क्योंकि सीज़न शुरू होने वाला है और गर्मियों में जो फसलें काश्त होती हैं उनके बारे में, और उनमें से एक तिल की फसल है। तो तिल की फसल जो एक तेलदार अजनास के तौर पे जानी जाती है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ही हम मार्च से लेके तकरीबन जुलाई के शुरू तक किसी भी वक्त में ये काश्त हो सकती है। तो इसलिए ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये फ़ायदा है कि वो जब भी रबी वाली कोई भी फसल जब काटें, मसलन अगर कनोला उन्होंने पहले काट लिया है तो उसके बाद इसको लगा सकते हैं। अगर किसी ने गंदम काटी है उसके बाद लगाना चाहता है तब भी वो लगा सकता है। तो इसमें ख़ासी जो है गुंजाइश मौजूद है कि आप मार्च से लेके 1 जुलाई तक इसको लगा सकते हैं। तो ये तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा। अब ये है कि ये तिल जो है, अगर हम इसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन की भी बात कर लें तो वो भी आम नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें तकरीबन 50% तेल होता है। और इसमें मज़े की बात यह है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों पाए जाते हैं जो इसका तेल है, और इसमें तकरीबन 16% तक प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की भी खासी अच्छी मकदार पाई जाती है, और इसके खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन ये है कि आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये, या जॉइंट का जिनको दर्द हम कहते हैं, वो तो उनके लिए ख़ासा फ़ायदेमंद है। तो ये बड़ी एक अच्छा मतलब सीड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और इसका ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो अब ये है कि अब इसको काश्त किस तरह करनी है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे ये मैंने बताया कि ख़रीफ की फसल है और मार्च से लेके ये आप 1 जुलाई तक किसी भी वक्त मतलब काश्त कर सकते हैं। अब इलाके कौन से हैं? ये अमूमन गर्म इलाकों में काश्त की जाती है जहाँ पे कदरे बारिशें कम हों, क्योंकि ज़्यादा बारिशें इसको नुकसानदेह हैं, और इसको लगाने के लिए ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन भी नहीं चाहिए। सैंडी लूम साइल इसके लिए बेहतर है, और जो कि वेल ड्रेन्ड हो, यानी जिसमें से पानी खड़ा ना हो, वो इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि इसकी 5-6 अच्छी अक़साम हैं, और जिनकी पैदावार की सलाहियत जो है 15-20 मन तक भी है, लेकिन हमारी नेशनल एवरेज जो है वो जस्ट 4-5 मन फ़ी एकड़ है। तो इसका मतलब है इसमें और पोटेंशियल है, और इसका रेट भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो अगर बाकी इसकी जो कल्टीवेशन कास्ट है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, कि मसलन इसका 1.5 से 2 किलो बीज लगता है फ़ी एकड़, और बारीक बीज होता है वो इस्तेमाल करना होता है। एक इसके DAP, फास्फोरस, यूरिया और पोटाश डालनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं डालनी पड़ती। मतलब 1 बोरी आप DAP डाल लें और आधी बोरी यूरिया और आधा बोरी पोटाश की डाल लें तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब यह है कि इसको लगाना कैसे है, क्योंकि जैसे इसका बारीक सीड है तो इसको जो कल्टीवेट करना है थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि आप अच्छी तरह ज़मीन तैयार कर लें, और एक तरीका तो ये जो पुराना है कि छटे के ज़रिए, और वो क्योंकि पुराने ज़िम्मेदार होते थे वो यूनिफॉर्म इसकी जो है ना सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते, लेकिन अब ये काफ़ी मुश्किल काम है, और इसलिए ये यूनिफॉर्म इसकी सीडिंग नहीं होती। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको आप ड्रिल के साथ काश्त करें, और इसके लिए स्मॉल सीडर ड्रिल मिल जाती है। तो उसमें आप 1 फुट के फासले पे इसका रॉ बना लें, और तकरीबन 6 इंच के ऊपर उसको एडजस्ट कर लें 2 किलो सीड। तो आप ये इस तरह से आपके पौधों की तादाद पूरी हो जाएगी, और उसके लिहाज से आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी।
तो इस तरह से आप इसको लगाएं। उसके बाद खाद का जैसे मैंने बता दिया कि डीएपी और पोटाश वो आपने काश्त करने से पहले डालनी है, और इसकी जो बाकी मांदी आधा बैग यूरिया है वो आपने दूसरे या तीसरे पानी के साथ देना। और अगर इसको 3 से 4 पानी चाहिए होते हैं अगर बारिश ना हो, लेकिन अगर बारिश हो तो फिर उसी लिहाज से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसमें यह है कि अब जो अक़साम है वो 2 तरह की हैं। एक वो अक़साम है ज़्यादातर जिनकी ब्रांचेज़ होती हैं ना, और एक ब्रांच सेलेक्ट हुई है TS6 जिसको आम ज़मींदार तिल भी बोलता है। वो सिंगल स्टेम है, उसके एक ही शाख होती है, उसी पे वो लगते हैं सीड्स। तो वो खासी पॉपुलर हो रही है और उसमें पैदावार भी अच्छी आ रही है। तो वो आप जैसे चाहें उन दोनों में से कोई भी पसंद करके काश्त कर सकते हैं। अब जब ये काश्त होगी तो फिर इसके बाद ये है कि इसकी जड़ी बूटियों तलफ़ करने का मामला है, तो उसके हवाले से भी ज़रूरी है कि हम इसकी जड़ी बूटियाँ तलफ़ करेंगे, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अमूमी तौर पर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो पैदावार को नुकसान ज़्यादा पहुँचाती हैं। तो वो उस हवाले से अगर आप जड़ी बूटियाँ तलफ़ नहीं करेंगे तो वो 2 तरह से नुकसान करेगा। एक तो पौधों की नशो-नुमा के लिए, और दूसरा उसमें जो कीड़े आते हैं उनके लिए भी वो एक आमाजगाह होती है, जिसकी वजह से वो कीड़े की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो है सही तरीके से जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर लें और इसको साफ़ सुथरा फीड करके इसकी निगहदाश्त करें। अब ये आता है कि इसके बाद बीमारियां और कीड़े। हाँ, इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियां भी आती हैं और कीड़े भी इस पे हमलावर होते हैं। तो उस हवाले से ये है कि आप अगर सीड को शुरू से फंजीसाइड से ट्रीट कर लें तो वो इसके लिए ख़ासा हेल्पफुल है। और इसी तरह आजकल जैसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आए हैं वो भी इसको लगा लें तो इंशाल्लाह वो ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको इनिशियली ये थोड़ा सा टारगेट कर लेगा और वो बेहतर पैदावार देगा। और इसमें जो कीड़े आते हैं वो 2 ही किस्में ज़्यादातर हैं। एक रस चूसने वाले है, जैसे उसमें ये वाइट फ्लाई आती है जिसे सफ़ेद मक्खी हम बोलते हैं, तो वो अटैक करती है और वो दोहरा नुकसान करती है। एक तो वो रस चूसती है, दूसरा उससे कुछ वायरस भी इसमें ट्रांसमिट होते हैं जिससे इसकी जलसाव हो जाता है पौधों का ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ही आप उसको ज़्यादा तादाद पर ना जाएं कि जी इकनॉमिक थ्रेशोल्ड आएगा तो हमने इसको स्प्रे करना है। जो कीड़े डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड बहुत ही लो पॉपुलेशन है, यानी 1 पर प्लांट भी अगर आप देखें और आप देखें कि ये इनकी पॉपुलेशन और आगे जाके बढ़ेगी, बारिश होगी या नमी होगी, तो उसी वक्त उसको कंट्रोल कर लें ताकि वो बीमारी भी ना फैलाए और जो उसने नुकसान करना है वो भी नुकसान ना करे। तो इसलिए अब ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो कीड़ा किस किस्म का है और किस तरह का वो नुकसान करता है। सिर्फ खुद खा के नुकसान करता है या साथ वो बीमारियां भी फैलाता है। अगर वो बीमारी फैलाने वाले कीड़े हैं तो उनको तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी आप एक स्प्रे कर लें ताकि आपके क्रॉप पे वो कीड़ा हमला आवर ना हो और वो नुकसान ना करे। इसी तरह इसकी ये है कि ज़्यादा आपने इसको पानी नहीं देना। अगर इसमें की जड़ों के पास ज़्यादा देर पानी खड़ा होगा तो इसमें मुख्तलिफ बीमारी जैसे चारकोल राट है उसका अटैक हो जाता है, उससे पौधे सूख जाते हैं। तो इसका ये मतलब ये है कि एक तो आपने जब भी पानी लगाना है या आपाशी करनी है तो आपने हल्का पानी देना है, जिसको हम कहते हैं ना कि पानी खड़ा ना हो। इस तरह अगर बारिश हो जाए तो बारिश का भी पानी आपने खड़ा नहीं होने देना, उसकी निकासी फ़ौर करनी है ताकि ये पानी खड़ा ना हो और जड़ों में जो बीमारी डेवलप होती है वो इसको नुकसान ना करे। हाँ, जब ये फसल फिर इसमें सुंडियों का अटैक है वो तो आम फार्मर जो ही देखेगा तो उसको स्प्रे अवेलेबल है उसको कर ले। अब ये है कि इसका ख़ास पॉइंट ये है कि जब इसको हार्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि इसकी हार्वेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि इसके 70 से 80% फलियाँ जब ब्राउन हो जाएं तो इसको आपने काट लेना, यानी मुकम्मल ड्राई होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ये खुश्क हो के इसकी फलियाँ खुल जाती हैं और इसके जो सीड्स हैं वो गिर जाते हैं और उससे ज़मींदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका मतलब है कि जब 7 to 80% थोड़े से पौधे ब्राउनिश हो जाएँ तो उसको काट के आपके इसकी डेरियाँ बना के फिर इसको जैसे इसके स्टॉक्स लगाते हैं ना ऊपर, फार्मर वो जानते हैं, उस तरह से स्टॉक्स लगाने हैं कि ताकि ये गिरे ना, और 2-3 दिन की धूप इसको लगा के फिर आपने इसको एक जगह फ़ौरन इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा इस तरह करना है कि ये भी ना हो कि ये गीला होने की वजह से इसमें फंगस लग जाए, यानी थोड़ा सा इसको इस तरह से स्टेक्स रखने हैं कि ये
इसको फंगस भी ना लगे और ये ड्राई भी हो जाए, और जो ही ये ड्राई होता जाए तो इसको झाड़ के हल्का सा तो इसके सीड निकल आते हैं और उस तरह से आप इसका अच्छी पैदावार सेव कर सकते हैं। तो इसका अहम नुकसान जो होता है बीमारियों या कीड़ों के अलावा ज़्यादातर सिर्फ उस थ्रेशिंग के वक्त या कटाई के वक्त होता है। तो इसलिए जो ज़िम्मेदार इसको अच्छी तरीके से संभाल लेता है तो वो इंशाल्लाह 10 मन तक पैदावार इसकी आराम से ले सकता है। जैसे कि पोटेंशियल इसका जो किताबों में दिया गया है 20 से 25 मन तक है। तो उम्मीद है कि ज़िम्मेदार भाई अपनी जो खाली ज़मीनें हैं उसको इसमें लगा के इससे एक अच्छी खासी आमदन हासिल करेंगे।